स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग का हाउस प्रॉपर्टी का क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे चार्जिंग सेक्शन क्या है। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी निकाल लो, जहाँ पढ़े हो एक बार देख लो। नहीं समझ में आ रहा अब हमको देखो, बोर्ड में देखो, फिर समझ में आ जाएगा। हम लोग अपना सैलरी को कंप्लीट कर चुके हैं। सैलरी का सेक्शन था 15 to 17। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सैलरी, ठीक है ना। एक क्लास हम लोग का हाउस प्रॉपर्टी का हो चुका। आज हाउस प्रॉपर्टी का क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हाउस प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बताइए क्या है? चार्जिंग सेक्शन 22 है। चार्जिंग सेक्शन 3 बात बोलता है। देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग appertain thereto. The SEC must be the owner of such house property. The property should not be used by the SEC for his business and profession purpose. आपको बताए थे ना। अच्छा, क्या क्या चीज हम लोग का हाउस प्रॉपर्टी में आता है, क्या नहीं आता? सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए या इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी को डेट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। दूसरा है छत होना जरूरी नहीं है ना। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास की छत, रूफ इज नॉट अ बिग मैटर, कंपलसरी नहीं है। छत हो तब भी हाउस प्रॉपर्टी के केस में आएगा, छत ना हो तब भी। जैसे हम आपको बोले थे ईडन गार्डन, सिनेमा हॉल, ये सारा चीज़ क्या है? हाउस प्रॉपर्टी में आता है। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी तभी आएगा अगर वो कंप्लीट हाउस है, ठीक है ना। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, मान लो 2-3 फ्लोर बन चुका है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, बन रहा है, तीसरा चौथा पांचवा फ्लोर में काम लगा हुआ है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा कि जब तक कंसर्न अथॉरिटी उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे देता। तो हम लोग छोटा मोटा बात हम लोग किए थे और हम लोग पढ़े थे ना कि आपका हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगा आपका अर्निंग कैपेसिटी कितना है, घर का अर्निंग कैपेसिटी कितना है। हम लोग जो टैक्स चार्ज करता है गवर्नमेंट ना, वो अर्निंग कैपेसिटी पे। मान लो आपका अर्निंग कैपेसिटी है 1 लाख रुपया और आप 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स ज़्यादा अमाउंट पे देना होगा, विच एवर इज़ हायर। बात समझ पा रहे हो? जैसे आपका घर का अर्निंग कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है वो कंपेयर करके, वो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताए थे, फिर से अभी रिविज़न करवा देंगे। हम लोग का जो चार्ज किया जाएगा कि गवर्नमेंट जो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ना किस अमाउंट पे टैक्स चार्ज करेगा, विच एवर इज हायर। व्हाट इज विच एवर इज हायर? कि आपका हाउस प्रॉपर्टी का अर्निंग कैपेसिटी कितना है और आप रियलिटी में अर्न कितना कर रहे हो। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ना, आपका हाउस प्रॉपर्टी का कमाने का क्षमता कैपेसिटी कितना है। उमर, तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का कमाने का क्षमता कितना है? 1 लाख रुपया और तुम कमा रहे हो 50,000 रुपया, तो सरकार आपसे किस अमाउंट पे टैक्स मांगेगा? 1 लाख पे, विच एवर इज हायर। अब इसका इनवर्स बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। उमर, तुम्हारा कमाने का क्षमता कितना है और तुम कितना कमा रहे हो? अभी तो वही बात तो हुआ, ये तो वही बात हुआ। उमर कमाने का क्षमता कितना है? 1 लाख, ठीक है ना। मान लो ये रेंट इसको मिल रहा है इसके टेनेंट से 1 लाख, बट मेरे हिसाब से उमर को कमाना चाहिए था 50,000, बट उमर कितना कमा रहा है? तो हम लोग टैक्स इसमें मांगेंगे 1 लाख। अब उल्टा हो, मेरे हिसाब से उमर को कमाना चाहिए था 50,000, उमर कमा रहा है 1 लाख, तो हम बोलेंगे भाई मेरे हिसाब से कमाना चाहिए था 50, बट ये कमा रहा है 1 लाख, चलो इससे 1 लाख में टैक्स मान लेते हैं। अब देखो, मेरे हिसाब से फिर से 50,000 कमाना चाहिए था, अब ये कमा रहा 20,000, तो अब हम किस में टैक्स मांगेंगे? 50,000। क्यों 50,000? विच एवर इज हायर। तो गवर्नमेंट जो टैक्स इम्पोज करेगा वो प्रॉपर्टी के वैल्यू पे, मतलब प्रॉपर्टी कितना कमा सकता है या कितना कमा रहा है, विच एवर इज हायर। हम लोग कुछ सीखे थे, एक बार बोर्ड में देखते हैं हम लोग ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? शॉर्ट में लिखे हैं GMV। आपको लास्ट क्लास में फुल फॉर्म बताए थे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मान लो 120 है और फेयर रेंट कितना है हम लोग का? 200, तो नोशनल रेंट कितना आ जाएगा बोलो क्लास? क्यों 200? विच एवर इज हायर। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज्यादा होगा, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोशनल रेंट बोलते हैं। नोशनल रेंट कितना आएगा? 200 आएगा, ठीक है। अब SR आएगा बाबू, SR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट। मान लो स्टैंडर्ड रेंट 300 है, तो स्टैंडर्ड रेंट और नोशनल रेंट में जो छोटा होगा उसको क्या बोला जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER। और ARR मान लो 500 है, तो मेरा टैक्स किस पे चार्ज किया जाएगा? GAV क्या हो जाएगा?
तो जीएमवी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, एफआर का फुल फॉर्म होता है फेयर रेंट, एनआर का फुल फॉर्म होता है नोशनल रेंट, बोलो एसआर का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड रेंट, आरईआर का फुल फॉर्म रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, एआरआर एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जीएवी का फुल फॉर्म ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी का फुल फॉर्म याद करो हम लोग एक सीखे थे ना हाई लो हाई, व्हाट इज हाई लो हाई, हाई हाई लो हाई, इन दोनों में से जो हाई होगा इधर, इन दोनों में से जो लो होगा, मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में जो हाई होगा, हाई का मतलब जो बड़ा अमाउंट होगा वो क्या बनेगा नोशनल रेंट। अब अगेन नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में दोनों में से जो छोटा होगा लोअर होगा उसको क्या बोला जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में आरईआर बोलेंगे। अगेन आरईआर में एआरआर में जो ज्यादा होगा बड़ा होगा हायर होगा उसको क्या बोला जाएगा जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये हम लोग को वर्किंग में सबसे पहले निकालना होगा। अब हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं जीएमवी किसको बोला जाता है। जीएमवी का मतलब होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ये नॉर्मली कॉर्पोरेशन निकालता है। हम लोग का कॉर्पोरेशन का नाम क्या है केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये एरिया का वैल्यू डिटरमाइन करता है। बात समझ पाए। केएमसी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है बाबू, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये कोलकाता का जो वैल्यू है एरिया का, ये एक म्युनिसिपल वैल्यू होता है ना, वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन असरटेन करता है बाबू, केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है ना। और देखेंगे जो कॉर्पोरेशन जो एक वैल्यू डिटरमाइन किया, फाइंड किया। अब देखेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है ना, फेयर रेंट का मतलब होता है जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में आपका प्रॉपर्टी है वहां पे सिमिलर प्रॉपर्टी कितना रेंट फेच कर रहा है, मतलब कितना रेंट ले रहा है, तो उसको बोला जाता है फेयर रेंट। मेरा बात तुम समझ रहे हो। मान लो एक रेंट चल रहा है एरिया में, लेकिन आपका एरिया बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, लोग ज्यादा देने के लिए रेडी हैं, तो कौन सा रेंट हम लोग कंसीडर करेंगे, जो गवर्नमेंट बोला, जो लोग देने के लिए रेडी हैं। मान लो कोई एरिया का डिमांड बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट ने एक रेंट डिटरमाइन किया है, डिसाइड किया है, बट आपका एरिया इतना ज्यादा पॉपुलर है, इतना ज्यादा अच्छा है, इतना सारा फैसिलिटीज है, लोग वहां पे रहने के लिए ज्यादा रेंट देने के लिए रेडी हैं, तो आप गवर्नमेंट वाला दीजिएगा, वो लीजिएगा, या लोग जो दे रहे वो ले लीजिएगा। जो लोग दे रहे वो ले लेंगे। फेयर रेंट का मतलब होता है जिस लोकेलिटी में आपका बिल्डिंग सिचुएटेड है, लोकेटेड है, सेम प्रॉपर्टी, मतलब सेम प्रॉपर्टी आस-पास में देखिएगा ना, एक तरह का प्रॉपर्टी है, कितना रेंट फेच कर पा रहा है उसको बोला जाता है फेयर रेंट। फेयर का मतलब उसी तरीका का प्रॉपर्टी आस-पास में कितना भाड़ा ले रहा है, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको बोला जाएगा नोशनल रेंट। और हर एक स्टेट में एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड रेंट नहीं बोलेगा, आपको बोल देगा रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, वो डिसाइड करता है कि जो ओनर होगा इतना ज्यादा रेंट नहीं ले सकता, मतलब उन लोग एक रेंट डिसाइड करता है। कौन रेंट डिसाइड करता है बाबू, रेंट कंट्रोल एक्ट। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट एक रेंट डिसाइड करता है, जो रेंट डिसाइड करेगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उससे एक्सीड नहीं ले सकते हैं। बात समझ पा रहे हो। देखो एसआर का, हम लोग एसआर को किस नाम से जानते हैं, अरे स्टैंडर्ड रेंट तो इसका फुल फॉर्म है, हम बोले इसको और किस नाम से जानते हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट। आपको एसआर नहीं बोलेगा, आपको क्या बोलेगा, रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट डिटरमाइन और सेट बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। आपको इन अदर वर्ड्स क्या बोलना चाह रहा है, वो स्टैंडर्ड रेंट बोलना चाह रहा है। तो स्टैंडर्ड रेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, वो जो भी रेंट सेट करेगा उससे ज्यादा हम लोग अपने टेनेंट से मांग नहीं सकते। समझ पा रहे हो। तो इन दोनों में से ज्यादा हुआ तो सरकार के हिसाब से आपका जो प्रॉपर्टी है, सरकार के हिसाब से आपका जो प्रॉपर्टी है वो कितना रेंट फेच कर सकता है। आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है इसका कमाने का क्षमता कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट। गवर्नमेंट के हिसाब से आपका जो प्रॉपर्टी है उस पे कितना इनकम आना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट का क्या उम्मीद है आपके प्रॉपर्टी पे, आपका प्रॉपर्टी कितना रेंट जनरेट कर सकता है एक साल में, उसको बोला जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। अगेन इफ यू आर अर्निंग मोर देन द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन, देन सरकार बोलेगा जितना आप ज्यादा कमा रहे हो उसी अमाउंट पे टैक्स दे दो। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ पा रहे हो।
गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया कि आपका प्रॉपर्टी का कमाने का क्षमता है 1000, बट हाउएवर यू आर अर्निंग मोर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट आपसे किस अमाउंट पे टैक्स मांगेगा बाबू? जो ज्यादा होगा। नॉर्मल सा बात है, जो ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर से एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा? चलिए बोलिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में जो ज्यादा होगा उसको क्या बोला जाएगा? नोशनल रेंट। एंड नोशनल रेंट इन स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा होगा उसको क्या बोला जाएगा? सर छोटा का मतलब क्या होता है? लोअर। जो लोअर होगा उसको क्या बोला जाएगा? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। व्हाट इज दिस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट? ये एक्सपेक्टेशन किसका होता है? कंसर्न अथॉरिटी का होता है। वो सोचेगा भैया मेरा आपके प्रॉपर्टी से इतना भाड़ा तो आना चाहिए ना। समझ में? आपके प्रॉपर्टी से कितना भाड़ा आना चाहिए? 200। आपसे हम कितना उम्मीद रख रहे हैं? 200 का। अब देख रहे आप मेरा उम्मीद से ज्यादा बोल रहे हो या मेरा उम्मीद से कम बोल रहे हो। हम ऑलवेज अपना फायदा देखेंगे। क्लियर है? हम ऑलवेज किसका फायदा देखेंगे? अपना फायदा देखेंगे। हम बोलेंगे मेरा उम्मीद से कितना कमा रहे हो आप? ज्यादा। अगर ज्यादा कमा रहे हो कोई बात नहीं, अब ज्यादा पे टैक्स दो। कम कमा रहे हो तो हम बोलेंगे भाई एक्सपेक्टेशन 200 है, कम से कम 200 तो दो। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहां तक समझने में? चलो जीएवी आ जाएगा सर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जीएवी लिख देंगे। जीएवी का फुल फॉर्म ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख दिए। इसके बाद माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स को हम लोग शॉर्ट में एमटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमटी। हम लोग म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। आप एमटी मत लिखिएगा, हम तो बोल रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना होगा। समझ में आया? अच्छा जीएवी का मतलब क्या होता है? आपका प्रॉपर्टी इतना अर्न कर रहा है, ठीक है ना? तो जितना आप अर्न कर रहे हो वो सारा पैसा सरकार को टैक्स दे दोगे। आप देखो समझने का कोशिश करो, रटना नहीं है बाबू। आपका जो भी प्रॉपर्टी अर्न कर रहा है वो सारा पैसा आप सरकार को दे दीजिएगा? सरकार को नहीं देंगे हम लोग। समझ पा रहे हो ना? मेरा प्रॉपर्टी इतना अर्न कर रहा है। अब देखेंगे भाई मेरा जो प्रॉपर्टी अर्न कर रहा है उस अर्निंग के पीछे कुछ खर्चा भी तो होगा। मान लो मेरा एक प्रॉपर्टी है, हम रेंट में दिए हैं, तो रेंट से हमको नो डाउट मेरा रेंट से रेंटल इनकम आ रहा है। रेंट से क्या आ रहा है भाई? रेंटल इनकम आ रहा। बट उस रेंटल इनकम को अचीव करने के लिए मेरे तरफ से कुछ मिसलिनियस एक्सपेंस हो रहा है। घर का मरम्मत, रिपेयरिंग हो रहा है, ठीक है ना? और भी टुक टाक बहुत सारा खर्चा होता है। क्लियर है? तो हम लोग जहाँ पे घर होता है ना भाई, हमको म्युनिसिपल टैक्स, हाउसिंग टैक्स देना होता है, ठीक है? गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो मान लो जो भी अमाउंट आएगा ये क्या आ जाएगा? NAV। सर इसका NAV का मतलब क्या होता है? नेट एनुअल वैल्यू। बोलिए NAV का फुल फॉर्म एक बार फिर NAV, एक बार फिर NAV, नेट एनुअल वैल्यू। हाँ, नेट एनुअल वैल्यू कब आएगा सर? सर ग्रॉस GAV से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, क्या आएगा? NAV, नेट एनुअल वैल्यू। इससे माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे डिडक्शन। ठीक है ना? अंडर सेक्शन 24, ठीक है ना? माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब यहां पे 24 में दो डिडक्शन है, 24A और 24B। 24A, ये 24A क्या है? इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड डिडक्शन किसके ऊपर निकालते हैं? ये होता है एट द रेट 30% ऑफ NAV। ये 30% फिक्स रहेगा। हम लोग का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा इसको स्ट्रेटेजरी डिडक्शन भी बोला जाता है। इसका रेट फिक्स होता है जो होता है 30% ऑफ NAV। अगेन हम लोग अब बात करेंगे 24B में। 24B में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा IHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। खत्म फॉर्मेट। ये हम आपको LOP का फॉर्मेट बताएं। LOP का मतलब होता है लेट आउट प्रॉपर्टी, सेक्शन 23(1). हम लोग समझेंगे।
आगे चले बाबू, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलो अच्छा, अब क्वेश्चन में हम लोग को ये समझना होगा, सबसे पहले हम जीएबी के बारे में डिस्कस कर लें। हम लोग को मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलेगा और अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो इनकम टैक्स के हिसाब से मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या है? केएमडीसी। बोलिए क्या है? केएमडीसी। के का मतलब कोलकाता, एम का मतलब मुंबई, डी का मतलब दिल्ली, सी का मतलब चेन्नई। केएमडीसी। अगर प्रॉपर्टी केएमडीसी में रहेगा तो जो म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे वो नेट म्युनिसिपल पे निकालेंगे, ग्रॉस पे नहीं निकालेंगे। और अदर देन केएमडीसी नेट और ग्रॉस मेरा बराबर होता है। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, हमको पता था, हम फ्लो चार्ट बना के दिखा रहे हैं। जो म्युनिसिपल टैक्स होगा व्हाट इज एमटी? इट इज अ म्युनिसिपल टैक्स। ये क्या है? अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स आपको ना टेनेंट भी देगा, आपका ओनर भी देगा। तो किसका म्युनिसिपल टैक्स लेंगे? पहला बात तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस में लिया जाता है, ठीक है ना। इट इज कंसिडर्ड ऑन पेड बेसिस। सर इसका मतलब क्या हुआ? म्युनिसिपल टैक्स अगर ड्यू रहेगा तो कभी भी माइनस नहीं होगा। बताइए, म्युनिसिपल टैक्स अगर ड्यू रहेगा, बकाया रहेगा तो माइनस होगा। हम लोग म्युनिसिपल टैक्स कब माइनस करेंगे? अगर पेड है। इफ इट इज पेड बाय द ओनर को एसएससी बोलेंगे। अगर टेनेंट देगा तो नहीं लेंगे, टेनेंट मांगेगा तो नहीं लेंगे। रीजन, हम लोग टेनेंट के बुक्स में थोड़ी बता रहे हैं। फाइव हेड्स ऑफ इनकम किसका असर्टेन कर रहे हैं? एसएससी का ना। टेनेंट वो इंसान होता है जो हमारे घर में रहता है, हम उसका इनकम थोड़ी फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर खर्च इनकम किसका ले रहे हैं भाई? एसएससी का ले रहे हैं, तो जिसका इनकम ले रहे हैं उसका खर्चा भी तो लोगे ना, तब तो पता चलेगा उसका रियलिटी में नेट इनकम कितना आया। अरे मेरा बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अगर मेरा 5 हेड्स ऑफ इनकम निकाल रहे हो तो मेरा खर्चा कंसीडर करोगे, ठीक है ना। तो मेरा इनकम मेरा खर्चा से माइनस करोगे, जो इनकम आएगा उस अमाउंट पे हम सरकार को टैक्स देंगे। आप इनकम तो मेरा ले रहे हो और खर्चा ले रहे हो मेरा एसएससी, मेरा टेनेंट का। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल होगा? सर कैसे होगा बोलो? हम जो पैसा कमाए उसको हम बैंक में रख दे, अपना घर का खर्चा के लिए बोले पड़ोसी को बोले मेरा घर खर्चा चलाओ। ये कैसा? कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, कोई क्यों चलाएगा? और हम बोलेंगे मेरा इनकम हो रहा। आप तो झूठ बोल रहे हो। आप इनकम का मतलब नेट इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जो भी म्युनिसिपल टैक्स होगा याद रखना होगा, इट इज कंसीडर्ड और टेकन ऑन पेड बेसिस। इफ इट इज पेड बाय द एसएससी। अगर एसएससी जो घर का मालिक है, एसएससी मतलब जो घर का मालिक है, जो घर भाड़ा पे दिया है उसको एसएससी बोला जाएगा। अगर इनकम उसको मिल रहा है तो वो उसके पॉकेट से जाना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब म्युनिसिपल टैक्स मेरे पॉकेट से जाना चाहिए। जब तक मेरे पॉकेट से नहीं जाएगा तब तक हम माइनस नहीं करेंगे। कसम खा लो, खा लिए? चलो आगे चलते हैं। इट इज कंसिडर्ड ऑन पेड बेसिस। If it is due, shall not be taken into consideration. If it is due, shall not be taken into consideration. If it is due, देखो पेड बाय द टेनेंट शैल नॉट बी टेकन, ठीक है ना। अगर टेनेंट दिया है तो हम लोग नहीं लेंगे। कौन देना चाहिए भाई? एसएससी देना चाहिए। देखो एसएससी लिख दिए हम। तो म्युनिसिपल टैक्स किस में लेते हैं भाई? पेड बेसिस में लेते हैं, ठीक है ना। ड्यू होगा तो नहीं लेंगे, टेनेंट देगा तो नहीं लेंगे। 3 बात याद हुआ? बोलो 3 बात हुआ। म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस में लेंगे, पेड बेसिस में लेंगे, बोलो ना।
पेड बेसिस में लेंगे। पेड बाय द टेनेंट होगा, नहीं लेंगे। पेड बाय द एसईसी होगा, तभी लेंगे। और बोलो, ड्यू होगा तो लेंगे नहीं। यहां तक समझ में आया? अब मेरा सवाल आता है, आपका म्युनिसिपल टैक्स स्टेट बटेगा, केएमडीसी में प्रॉपर्टी होगा तब क्या तरीका होगा, अगर केएमडीसी में प्रॉपर्टी नहीं होगा तब क्या होगा? आइए बोर्ड में देखते हैं हम लोग। म्युनिसिपल टैक्स हम लोग बांट देते हैं। अगर आपका केएमडीसी में है, केएमडीसी, जल्दी से क्लास बोलोगे केएमडीसी का फुल फॉर्म। एक बार फिर से, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। अगर योर प्रॉपर्टी लोकेटेड या सिचुएटेड इन दिस, आपका मेट्रोपॉलिटन में है, तब आप म्युनिसिपल टैक्स किसके ऊपर निकालिएगा? नेट के ऊपर निकालिएगा। तो नेट का फॉर्मूला अभी हम आपको बताएंगे। और अदर देन केएमडीसी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू का। एकदम एग्जाम में आएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। अदर देन केएमडीसी बराबर होता है। यहां तक क्लियर है? जल्दी से कॉपी करिए आप। तो हम लोग का अदर देन केएमडीसी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू का। तो यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया। मान लो अगर आपका प्रॉपर्टी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में है, तो सर हम लोग जो म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे वो किस फिगर के ऊपर निकालेंगे? बताइए। नेट के ऊपर निकालेंगे। किसके ऊपर निकालेंगे? नेट के ऊपर निकालेंगे। ठीक है ना? केएमडीसी में जो म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे किस पे निकालेंगे? ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू। सर ये नेट म्युनिसिपल वैल्यू कैसे आता है? चलिए इसका फॉर्मूला है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल, हाँ, माइनस सेवरेज टैक्स ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू माइनस वाटर टैक्स ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आएगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला हम रिपीट कर रहे हैं आपको। नेट म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होता है इक्वल्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस सेवरेज टैक्स ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू, और ऑन जो सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स होता है वो किसके ऊपर निकलता है बाबू? नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर निकलता है। तो यहां तक आपको समझ में आया? अगर प्रॉपर्टी हम लोग का कोलकाता में होगा या मुंबई में होगा या दिल्ली में होगा या चेन्नई में होगा, जो भी म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एक बात हम और आपको बताना चाह रहे हैं बाबू, हम यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स ही माइनस किए हैं, ये मानते हुए कि क्वेश्चन में सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स नॉट गिवन। सपोज ये 90% क्वेश्चन में सेवरेज टैक्स, वाटर टैक्स नहीं दिया रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट 20% और 10%। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन म्युनिसिपल टैक्स के नीचे आपको सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स माइनस करना होगा, देन आपका एनएवी आएगा। यहां तक क्लियर है? हम अज्यूम करके बनाए हैं कि क्वेश्चन में सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स नहीं दिया है। मान लो अगर दिया है तो म्युनिसिपल टैक्स के नीचे 2 लाइन और आएगा। वो 2 लाइन का नाम क्या होगा? पहला का क्या होगा? दूसरा का नाम क्या होगा? और याद कर लीजिएगा, सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स होगा तो अगर प्रॉपर्टी होगा केएमडीसी में। ठीक है ना? अभी हम नहीं लिखे, एग्जाम में आएगा तो बोलिएगा सर फॉर्मेट में था ही नहीं। फिर से हम रिपीट करते रहे, म्युनिसिपल टैक्स के नीचे 2 लाइन और होगा। क्या होगा? वाटर टैक्स। अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो म्युनिसिपल टैक्स के नीचे माइनस करना होगा। 90% क्वेश्चन में नहीं देता, अगर देगा तो हम लोग माइनस करेंगे, नहीं देगा तो माइनस नहीं करेंगे। आप ना यहाँ गंदा मत कर लो, आप कहीं नीचे नोट लिख दो, क्योंकि 80% क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। आप नोट लिख दो। क्या नोट लिखोगे बोलो तो? इफ सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, इट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी। लिख लो नोट। क्या नोट बोले लिखने के लिए बाबू? इफ सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स गिवन इन द क्वेश्चन, देन फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी। आगे चले? यहां तक क्लियर है?
आगे चले बाबू, ठीक है। मेरा एक दूसरा सवाल है, जब भी क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग उसको नेट म्युनिसिपल वैल्यू बनाएंगे, लिखेंगे, मानेंगे और उसको ग्रॉस बनाना होगा। जब जब क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पे लिखा रहेगा तो हम लोग उसको क्या अज्यूम करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर क्वेश्चन में द वर्ड जी नॉट गिवन तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? नेट मानेंगे। अगर ग्रॉस होगा तभी ग्रॉस मानेंगे, ग्रॉस नहीं है तो क्या मानेंगे? और नेट होगा तब भी क्या मानेंगे? अगर क्वेश्चन में ग्रॉस दिया हुआ है तो कोई मसला ही नहीं है, अगर ग्रॉस नहीं दिया हुआ तो नेट दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला से पुट करके हमको क्या निकालना होगा? नेट दिया हुआ है, इस फॉर्मूला से पुट करके फिर नेट निकालना होगा। यहाँ पे मान लो जी हम हटा दे, जी अगर हम हटा दे तो इसका मतलब क्या होगा? नेट हो जाएगा। अगर नेट नहीं भी लिखेगा, ग्रॉस हटाने से नेट हो जाएगा। तो जब भी नेट देगा तो हम लोग क्या मानेंगे? नेट दिया नहीं है, जी हटा देंगे तो हम नेट मानेंगे। तो हमको ग्रॉस निकालना होगा, बिकॉज ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट से हम लोग कंपेयर करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन में? समझे? तो अगर मान लो क्वेश्चन में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया, ओनली म्युनिसिपल वैल्यू दिया, तो उस म्युनिसिपल वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे? तो हम लोग को क्या चाहिए कंपेयर करने की? ग्रॉस। तो ग्रॉस कहाँ निकालेंगे? इस फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है। कैसे? मान लो अगर क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन नहीं दिया हुआ है, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो भी अमाउंट दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम एक एग्जाम्पल ही लिख के आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल समझा देते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ नेट नहीं भी देगा, खाली म्युनिसिपल लिखेंगे, तब भी इसका मतलब क्या होगा? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। मान लो 90,000 रुपया दिया हुआ है, तो अभी हम लोग जीएबी निकालने के लिए तो सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए। जीएबी निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? तो अभी हमको ग्रॉस चाहिए। और इन मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया, ना ही सेवरेज टैक्स दिया, ना ही वाटर टैक्स, तो अब हम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कोई एक फॉर्मूला है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाई 90% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 लाख। समझे हम क्या किए? ये फॉर्मूला कब, ये छोटा फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब क्वेश्चन में सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में यहाँ 90% फिक्स रहेगा, ठीक है। हम तो यहाँ पे शॉर्ट निकाल ले रहे हैं ना, देखो ना इसको, यहीं से हम इसका शॉर्टकट फॉर्मूला निकल जा रहा है। अब यहाँ भी अप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा, अगर इसको भी देखोगे तो अप्लाई हो जाएगा। जो नहीं, अगर नेट दिया रहेगा तभी ग्रॉस करना होगा। डिवाइड करेंगे, कब करेंगे? अगर क्वेश्चन में सेवरेज टैक्स वाटर टैक्स नहीं है। नहीं, अगर है तो ये लंबा फॉर्मूला अप्लाई करके आपको निकालना होगा, ठीक है। आगे चले? हाँ। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गए हम लोग को, ठीक है। 24A कितना है बाबू? चेंज हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 30%। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दे क्या होता था। बहुत पहले ना ये 24A और 24B नहीं था, तो गवर्नमेंट बोलता था आपका इनकम जितना भी जनरेट हो रहा रेंटल इनकम, उससे आप एक्सपेंस माइनस करके हमको टैक्स दे दीजिए। तुमको लग रहा हिंदुस्तान में कोई टैक्स देने मांगेगा? कोई अपना मेहनत का पैसा देगा गवर्नमेंट को? बाबू ये हकीकत बात है, कोई भी अपना पैसा देना नहीं चाहता है। वो तो एक्ट बनाया है कि आप उस एक्ट में लाई होते हो और आपको पैसा देना होगा। पहले क्या होता था ना, असेसिंग ऑफिसर आ रहा है, बोला भैया आपको आपका रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है, आपको टैक्स देना होगा। तो मान लो पहले ये नहीं था, तो हम लोग एसएससी लोग क्या बोलते थे, मेरे पास तो इनकम ही नहीं हो रहा। मतलब मान लो मेरा प्रॉपर्टी हम रेंट में दी है, 1 लाख रुपया साल का कमाते हैं, तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा आपका इतना प्रॉपर्टी है, आप 1 लाख रुपया आपका प्रॉपर्टी जनरेट कर रहा। तो हम लोग क्या बोलते थे असेसिंग ऑफिसर को पहले लोग, कि मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम नहीं है मेरा 2 लाख का खर्चा है, मेरा इनकम कितना प्रॉपर्टी से
1 और मेरा खर्चा कितना है 2 लाख, तो हम इनकम तो दे ही नहीं पाएंगे, हम तो टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन बना दिया। गवर्नमेंट का मानना ये है कि आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हो तो उस कुछ आपका खर्च भी तो होगा ना, समझ पा रहे हो ना। आपका इतना इनकम आया, आपका ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पे आप हमको टैक्स दीजिए। अब वो अमाउंट पे पूरा टैक्स नहीं देना होगा। अभी एक स्लैब रेट पढ़ाएंगे, अगर आपका इनकम पुराने स्लैब रेट से 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, तभी आपको टैक्स देना होगा। और नए रिजीम के हिसाब से 115 BAC के हिसाब से अगर आपका 5 हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ के 3 लाख से कम आता है तब तो आपको टैक्स ही देने का ज़रूरत नहीं है, समझे। हम लोग जो टैक्स देते हैं वो एक पर्टिकुलर हेड्स पे नहीं देते, 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करके देते हैं। तो पहले क्या होता था, जब भी असेसिंग ऑफिसर आता था बोलता था रेंटल इनकम, तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि मेरा इनकम ही नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे एसएससी को मिलेगा, वेदर यू एक्सपेंस, मतलब वेदर एक्सपेंडिचर, मतलब अमाउंट मतलब इनकर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लो मेरा प्रॉपर्टी है, अब मेरे प्रॉपर्टी में खर्च हो या ना हो, ये फ्लैट सारे एसएससी को मिलेगा, ठीक है। ये 30% तभी मिलेगा अगर यहाँ पे एनएवी पे पॉजिटिव वैल्यू है। मान लो यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो ये नहीं मिलेगा, क्लियर है। और ये सेक्शन 24B का एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, तो अभी हम लोग और इसमें डिटेल में 1-2 सम्स करते हैं और ज़्यादा आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक बाबू आपको सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ बाबू, समझ में आया। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल 4। व्हाट इज रूल 4? ये रूल 4 का मतलब होता है कि हम लोग का जो भी अनरियलाइज रेंट होता है वो हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम रूल 4 समझा रहे हैं बाबू, समझ में आया, जल्दी से बोलो। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मान लो 100 है, फेयर रेंट कितना है 150, ठीक है। नोशनल रेंट कितना आएगा 150, इसको नोशनल रेंट बोला जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट का दूसरा नाम बताइए, रेंट सेट बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट सेट बाय। मान लो 200 है, दोनों में से छोटा कौन सा है, इसको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोला जाएगा। फिर ARR कितना है, मान लो 300 है, तो ज्यादा कौन सा है, इसको क्या बोला जाएगा, GAV बोला जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा बाबू, GAV बोला जाएगा। आइए निकालिए, आपका GAV है 300 है, इससे हम क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। क्या माइनस करते हैं हम लोग, म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स बोला ही नहीं है प्रॉपर्टी कहाँ पे है, तो जब प्रॉपर्टी नहीं बोलेगा तो आपको बताना होगा ना KMDC में, अदर देन KMDC में। अदर देन KMDC में हम लोग क्या मानते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू दोनों बराबर है, मतलब यही ग्रॉस है यही नेट है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं 10% है, और ये पेड है, कितना है 10% है, तो कितना है 30 है, 270 आ चुका। ये क्या हो चुका है, NAV, नेट एनुअल वैल्यू। इससे क्या माइनस करेंगे, अंडर सेक्शन 24A एट द रेट 30% ऑफ NAV निकालिए। 30%, 270 का 30% निकालो, 81, ठीक है। लेस अंडर सेक्शन 24B कितना आएगा, कुछ है नहीं। IHP कितना आ चुका, बताओ कितना आया, 189। देखो एक छोटा सा एग्जांपल किए, बस इतना ही बड़ा समझ है, खत्म हो गया। आपको तो ओरली याद हो जाएगा, 1-2 बार करोगे। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझना है। सर ये तो आप नॉर्मल बताएं, इसमें रूल 4 कहाँ अप्लाई है, बता रहे बाबू, घबराओ मत। रूल 4 क्या होगा हम आपको समझा रहे। रूल 4 का मतलब होता है कि एनुअल रेंट से, यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं बाबू, ARR लिख रहे हैं। ARR का मतलब क्या होता है, एनुअल रेंट होगा, क्या होगा, एनुअल रेंट है, उससे माइनस करेंगे UR अनरियलाइज रेंट, और माइनस करेंगे VP वैकेंसी पीरियड। तो जो माइनस आएगा, जो आंसर आएगा ना, उसको ARR बोला जाता है। ये वाला चीज़ आपको याद कर लीजिए। हम यहाँ लिखे ARR, ये ARR कहाँ से आएगा, AR का मतलब एनुअल रेंट।
एनुअल रेंट से यूआर माइनस करेंगे, यूआर का मतलब अनरियलाइज रेंट, बोलिए यूआर का मतलब ऐसे माइनस करेंगे वीपी, वीपी का मतलब वैकेंसी पीरियड, ये दोनों माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, बोलिए क्या आंसर आएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल। तो ये जो आ रहा है ARR, इसके पीछे ये कहानी है, ठीक है ना। अब कहानी में हम लोग माइनस कर रहे हैं यूआर, तो यूआर ऐसे उठे माइनस कर दिए नहीं होगा, यूआर माइनस करने का कुछ तरीका है, वो तरीका हम लोग को डिपार्टमेंट में बताया है रूल 4 के अंदर। तो ये रूल 4 हम लोग समझ लेते हैं, पहले इतना लिखो, जल्दी करो। ठीक है, तो बाबू आइए हम लोग यहाँ ARR एनुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल कैसे आएगा, बोलिए पूरा साल का जो भाड़ा होगा उससे क्या माइनस करेंगे, अनरियलाइज, उससे क्या माइनस करेंगे सर, वैकेंसी पीरियड का मतलब घर में ताला लगा हुआ है, हम घर भाड़ा में देने के लिए बेकरार हैं, टेनेंट तो मिले, समझ पा रहे हो। कभी उसको मेरा घर नहीं समझ में आ रहा, बोला हर जगह तो पिलर है, लाइट बंद करके चलेंगे टकरा जाएंगे, और कभी वो जो भाड़ा बोल रहा है उसको हम वो भाड़ा में हम घर नहीं देना चाहते। जब दोनों पार्टी एक पर्टिकुलर पॉइंट में अग्रीड होंगे ना, समझ में, तो तभी तो एग्रीमेंट होगा। हम ऑफर कर रहे, वो एक्सेप्ट कर रहा, तो एग्रीमेंट कब होगा, समझ में आया। एक इंसान ऑफर दे रहा, दूसरा इंसान एक्सेप्ट करेगा, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। हम कुछ बोल ले, वो बोला भाई आप रेंट कम करिए। तो इसी तरीके से घर को हम ना भाड़ा मतलब ना हम टेनेंट को ढूंढ रहे हैं, अचानक से टेनेंट नहीं मिलेगा। मान लो एक टेनेंट गया तो दूसरा टेनेंट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, और जब तक वक्त लगेगा घर में ताला बंद है, तो उसको बोला जाता है वैकेंसी पीरियड, समझ पाए। ये दोनों से माइनस करेंगे ARR। अब हम लोग को मतलब ना डिपार्टमेंट ने बताया है UR का मतलब होता है अनरियलाइज रेंट। ये UR हम लोग कब माइनस करेंगे, ये प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे, मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का। हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है, अभी हम आपको UR पढ़ा रहे हैं। आइए जो रूल 4 है वो किसके ऊपर आधारित है, ये जो रूल 4 है, ये रूल 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनरियलाइज रेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो रूल 4 पढ़ लें, हम लोग रूल 4 पढ़ लें। रूल 4 में हम लोग क्या पढ़ ले बाबू, UR माइनस करना है या नहीं करना है, बोलो UR माइनस करना है या नहीं करना है, UR माइनस करना है या नहीं करना है, ये बात हमको कौन बोलेगा, रूल 4 बोलेगा। अगर रूल 4 मेरा सेटिस्फाइड है तो हम लोग क्या माइनस करेंगे, एनुअल रेंट से UR माइनस कर देंगे। अगर रूल 4 हम लोग का सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग माइनस नहीं करेंगे। तो ये रूल 4 क्या है हम लोग सीख लेते हैं, आगे चले हम लोग। अनरियलाइज रेंट समझ में आया, UR का फुल फॉर्म क्या होता है, अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट, अच्छा अनरियलाइज रेंट हम लोग जो माइनस करते हैं वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं। अभी हम लोग के एग्जाम में असेसमेंट ईयर क्या है भाई बताइए तो, 24-25, और प्रीवियस ईयर क्या है 23-24। तो प्रीवियस ईयर में जो कमाते हैं उसी का तो हम लोग टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में। हम लोग पहले ही क्लास में पढ़े थे, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, इनकम ईयर, और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, टैक्स ईयर। प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। तो प्रीवियस ईयर में मान लो हम अपना घर अपने टेनेंट को दिए थे और टेनेंट मेरा पैसा मान लिया नहीं दिया, तो हम वो रेंट क्या माइनस करेंगे। अब चलिए हम समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर से। चलिए सब लोग ध्यान दो, UR को हम लोग समझ रहे हैं। मेरा ये घर है, मेरा ये हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरा ये हाउस प्रॉपर्टी है। इसका रेंट है मान लो 10,000 रुपया पर मंथ। क्लियर है। हम लोग से एग्रीमेंट हुआ, ये क्या है सर, हाथ मिला रहे, एग्रीमेंट हुआ, पार्टी मिल गया। अब ये कहाँ रह रहा है, इस घर में रह रहा है, ठीक है। घर में रह रहा है, हमको कितना पैसा देगा, 10,000 रुपया महीना देगा। मेरा साल में इनकम कितना होगा, 10,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा बाबू, 1,20,000 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, साल का मेरा इनकम 1,20,000 सडनली है ना, मेरा बहुत अच्छा, मतलब समझ रहे हो, जब इंसान
किसी को धोखा देना चाहता है ना, तो पहले क्या करेगा, पहले उस बिलीफ सिस्टम डेवलप करेगा, ट्रस्ट बनाएगा, क्योंकि जब एक बार भरोसा जीत जाएगा तब तो धोखा देने में मजा आएगा। नया इंसान को कोई बिलीव नहीं करता है। ये आया मेरे पास, बोला घर कहाँ है, बोला यही घर है, बोला लिया 3 साल का भाड़ा। बोला वाह 3 साल का भाड़ा, क्योंकि इसको 5 साल का भाड़ा मारना था, इसीलिए पहले 3 साल का पैसा हमको एडवांस दे दिया। ठीक है चलो 3 साल रहा, फिर जैसे ही 3 साल ओवर हुआ ना, चौथे साल में फिर हमको पैसा दे दिया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर क्या हम सोचेंगे, हम अपने माइंड में क्या सोचेंगे, वो अच्छा इंसान है या खराब इंसान है। अरे भाई यहाँ महीना पूरा होने के बाद पैसा नहीं मिलता है, तो 3 साल 4 साल का भाड़ा एडवांस दे रहा है, तो मेरे माइंड में क्या ओपिनियन क्रिएट होगा कि इंसान भालो आचे, ठीक है ना, अच्छा इंसान है। ठीक है, ये तो एक जमाना का बात था। तो प्रीवियस ईयर मेरा क्या हुआ, 23-24। अब हम इससे पैसा मांगेंगे, मेरा मांगने का हिम्मत कहाँ से होगा, बगैर मांगे तो इतना साल से दे देता। हम वेट कर रहे, अब दे तब दे, वेट कर रहे भाई, टाइम गिन रहे कि अब आज मिलेगा, कुछ नहीं बोले। लंबा चौड़ा सलाम भी करते हैं, मुसाफा भी करते हैं, हाथ छोड़ते भी नहीं है, कि इंसान को एहसास हो कि भाई पैसा बाकी है। लेकिन ये क्या किया ना, ये क्या किया, 6 महीना का भाड़ा दिया, तब अब जब 6 महीना का भाड़ा दिया तो फिर से कुछ उम्मीद जागा कि और 6 महीना का मिल जाएगा। ये 6 महीना का दिया नहीं ना, ये घर छोड़ के एक दिन चला गया। ये मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो 6 महीना का भाड़ा नहीं दिया, तो अब बोलिए हम अपना एनुअल रेंट 1,20,000 बोलेंगे या 60,000 बोलेंगे? 60,000 बोलेंगे। लेकिन ये बात हम समझ रहे, तुम समझ रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे समझाएंगे? वो बोलेगा हो सकता है आपका सेटिंग हो सकता है। अरे बाबू ये बात हम समझ रहे और आप समझ रहे, ये पैसा मार के गया है, ये बात हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे बताएं? बात समझ में आया? हम बोलेंगे भैया मेरा, वो बोलेगा आपका भाड़ा कितना है, बोले हम तो बोलेंगे 1,20,000 मिलना चाहिए, लेकिन हमको ना 10,000 करके 6 महीने का भाड़ा नहीं मिला। अब उतना स्टोरी थोड़ी सुनेगा कि 3 साल से हम लोग का क्या रिलेशन था, भाग गया। वो बोलेगा भाई पैसा नहीं देने का हमारे में, इंसान होता है ना जब कुछ नहीं करना पड़ता है तो इतना लंबा चौड़ा एक्सक्यूज़ देता है, तो बोलेगा भाई हम तो ये सब नहीं सुनेंगे। तो उन लोग ने ना एक रूल 4 बनाया है, वो रूल 4 में मेरा बात, मेरा कंडीशन अगर लाई होगा तो ये माइनस करवाएगा, नहीं तो हमको पूरे 1,20,000 पे टैक्स देना होगा, चाहे हमको पैसा मिला हो नहीं मिला हो। तो रूल 4 आप सुनिएगा, रूल 4 हम बोलेंगे रूल 4 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर फुलफिल होगा तभी हम लोग ये एनुअल रेंट से यूआर माइनस करेंगे, नहीं तो हमको माइनस करने नहीं मिलेगा। अच्छा क्या कंडीशन है जिसके बेसिस से यूआर हम माइनस कर सकते हैं, ये रूल 4 बताता है। पहला बात बताता है द टेनेंसी इज बोनाफाइड। पहला पॉइंट क्या है, द टेनेंसी इज बोनाफाइड। पहले आप सुनिएगा, बोनाफाइड का मतलब होना चाहिए फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए, सच में वो आपका टेनेंट हो। आप फर्जी कागज बना के आप ऐसा शो मत करिए कि कोई इंसान रहा है, आप टैक्स चोरी या बचाने के चक्कर में मत जाइए, हकीकत बयां करिए। बोनाफाइड होना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, समझे? तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, द टेनेंसी इज बोनाफाइड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है आप इसको अपना प्रॉपर्टी से भगा दीजिए, या आप हर एक स्टेप लीजिए, लीगल कार्रवाई कीजिए इसको अपने प्रॉपर्टी से हटाने के लिए। 2 लाइन समझ में आया? The tenancy is bona fide, the defaulting tenant has vacated the property or steps have been taken to compel him to vacate the property. The defaulting tenant is not in the occupation of any other property of the assessee. ऐसा नहीं है आप इसको अपने एक प्रॉपर्टी से हटाइए दूसरे प्रॉपर्टी में रख दीजिए, आपका मिली जुली भगत ये नहीं होना चाहिए, आपका ऐसा कोई सेटिंग नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या पढ़ें, द टेनेंसी इज बोनाफाइड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, और द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज, बाबू सुन लो, 3 पॉइंट समझ में आया हिंदी में। चौथा पॉइंट, द टेनेंसी इज बोनाफाइड का मतलब कौन बताएगा, बताइए? द टेनेंसी इज बोनाफाइड का मतलब
एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए, जो टेनेंसी एग्रीमेंट बनेगा वो सच में होना चाहिए। द टेनेंसी इज बोना फाइड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट द लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट और हैज सेटिस्फाइड द असेसिंग ऑफिसर दैट द लीगल प्रोसीडिंग वुड बी वर्थलेस और यूजलेस। मतलब पहला पॉइंट तो ये बोला कि भाई कि हम लोग का जो टेनेंसी एग्रीमेंट है वो सही है, हम इसको अपने प्रॉपर्टी से हटा दिए हैं, भगा दिए हैं और दूसरा प्रॉपर्टी में हम रखे नहीं हैं, और हर एक कार्रवाई किए असेसिंग ऑफिसर को हम उसको एक्सप्लेन किए कि भाई हम लोग का दोनों का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है ना सरकार को कम पैसा देना। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा तभी एआर से यूआर माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सर हम समझेंगे कैसे? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो मान लेना रूल फॉर सेटिस्फाई है, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा द टेनेंसी इज नॉट बोनाफाइड तब यू आर माइनस नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग का रूल 4 अगर फुलफिल होगा तो बाबू क्या करेंगे हम लोग बताइए? अगर रूल 4 मेरा कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम लोग यहां से माइनस करेंगे। रूल 4 अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो हम लोग माइनस करेंगे? नहीं माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस। अच्छा क्वेश्चन में ना रूल 4 के बारे में द टेनेंसी इज बोनाफाइड नॉट बोनाफाइड ये बात कुछ भी नहीं बोला है। उस सिचुएशन में हम लोग क्या मानेंगे? कुछ नहीं बोलेगा तो मानेंगे कंडीशन फुलफिल है, यहां से माइनस कर देंगे और यहाँ पे आएगा कंपेयर करके लिख देंगे। क्वेश्चन अगर बोल दिया ना क्वेश्चन में ना द टेनेंसी, अगर हम जो 4 लाइन बोल रहे हैं ना उसमें से कोई भी एक लाइन लिख दिया तो मान लीजिएगा, अगर ऐसे लिख दिया द टेनेंसी इज नॉट बोनाफाइड, यू आर माइनस करिएगा? नहीं करिएगा। द टेनेंसी इज नॉट बोनाफाइड, समझ में आया? द टेनेंसी इज बोनाफाइड होना चाहिए। अगर नॉट बोनाफाइड बोल दिया तो क्या करेंगे बाबू? अब तक का जितना भी एग्जाम आया है ना आपको रूल 4 कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में। जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा हम लोग ऑलवेज क्या मानेंगे? रूल 4 सेटिस्फाई और माइनस करेंगे। अभी तक सीयू में जितना भी एग्जाम हुआ है ना वो आपको कभी भी रूल 4 नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ऑलवेज क्या मानेंगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा ऑलवेज क्या मानेंगे बाबू? यू आर हमको माइनस करना है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। एक टॉपिक हम लोग का और बचा है यहाँ तक, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। बहुत इजी चैप्टर था आज, कॉन्सेप्ट इजी है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।